ये टॉपिक करते हैं आज। ये दो टॉपिक करेंगे हम लोग। एक तो है टॉपिक थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेस थ्योरम। ये एक्सरसाइज थर्ड है आपकी और ये सेकंड लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। एक लास्ट का टॉपिक है छोटा सा रैंडम वेरिएबल। तो ये थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी यूज होती है बेस थ्योरम में। पहले थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। इसमें इससे पहले एक हमें देखना पड़ेगा पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस। ये क्या होता है, जैसे सैंपल स्पेस है किसी भी, कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं। कोई इवेंट है, कोई सैंपल स्पेस है, एक कॉइन को टॉस किया 2 बार, तो उसके आउटकम क्या आएंगे? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। अगर ये पूरा, इसको बोलते हैं सैंपल स्पेस कलेक्शन ऑफ ऑल आउटकम इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। अगर इसको छोटे छोटे इवेंट में तोड़ दूं मैं, इवेंट E1, इवेंट E2, इवेंट E3। ये इवेंट क्या है? इवेंट E1 सपोज कर लो गेटिंग 2 हेड, तो 2 हेड आना, तो इवेंट E1 हो गया। इवेंट E2 सपोज इट इज गेटिंग 1 हेड, गेटिंग 1 हेड मींस XT and TH। इवेंट E3 सपोज गेटिंग नो हेड मींस टेल टेल। तो दिस सैंपल स्पेस इज डिवाइडेड इनटू 3 इवेंट्स। ये 3 इवेंट्स में डिवाइड कर दिया। तो मैंने क्या किया, इसका पार्टीशन कर दिया सैंपल स्पेस का। सैंपल स्पेस को के पार्ट्स बना दिए हैं, तो छोटे छोटे इवेंट्स बनाते हैं। तो दीज इवेंट्स आर कॉल्ड एज पार्टीशन ऑफ द सैंपल स्पेस। कंडीशन ये है, अगर इन सभी इवेंट्स का हम लोग, इन सभी इवेंट्स में अगर आप इफ अगर इनमें कॉमन एलिमेंट देखें, पहली कंडीशन है कि इसमें कोई कॉमन एलिमेंट है तीनों में। E1 E2 में कॉमन है, E2 E3 में कॉमन है, कोई भी कॉमन नहीं है। E1 E3 में कॉमन है, कोई भी कॉमन नहीं है। तो पहली कंडीशन ये होती है पार्टीशन में, इवेंट EI इंटरसेक्शन EJ मस्ट बी इक्वल टू 5। I और J कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये है, अगर सभी इवेंट्स का यूनियन कर दिया जाए, E1 E2 E3 तीनों का यूनियन कर दें, तो इट कम्स आउट टू बी सैंपल स्पेस। ये सैंपल स्पेस के इक्वल आना चाहिए। तो तभी इसको बोलेंगे दिस इज द पार्टीशन ऑफ द सैंपल स्पेस। इनको देखो, इन सभी का यूनियन कर दें तो कितने आउटकम आ जाएंगे? ये भी ले लेंगे, 4 आ जाएंगे। क्या सैंपल स्पेस के इक्वल आ जाएगा? तो इसको बोलते हैं पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस। इस तरह से एक सैंपल स्पेस को छोटे छोटे इवेंट में तोड़ देना। और एक इसमें तीसरी कंडीशन ये होनी चाहिए, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, कोई भी इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ी आनी चाहिए, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज ग्रेटर देन 0। ये बात समझ में आ रही है? सो दिस इज द पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस। इसका यूज करेंगे हम लोग अभी थ्योरम में। तो ये वर्ड बता दिया मैंने, इसका मतलब क्या है? 0 से बड़ी होनी चाहिए प्रोबेबिलिटी। 0 होगी तो मतलब है ही नहीं, फिर तो इवेंट ही नहीं है वो। जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 आ रही है तो मतलब वो इवेंट हुआ ही नहीं। जैसे अमिताभ बच्चन के कोइन पे टेल आ जाए, आएगा ही नहीं कभी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 0 हो गई, तो इवेंट ही नहीं हुआ, फिर जब उसमें कोई आउटकम ही नहीं रहा। इसके बाद इसका जो ये टॉपिक है, ये तो एक बेसिक सी चीज थी, पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस। इसका एक टॉपिक देखते हैं, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है। ये एक प्रोबेबिलिटी फाइंड करने की थ्योरम है। जैसे आपको किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, इवेंट E1 स्लैश A, और सैंपल स्पेस में 2 आउटकम है। सैंपल स्पेस में मान लो पार्टीशन 2 इवेंट्स में तोड़ा है, सैंपल स्पेस को 2 इवेंट में ब्रेक किया, इवेंट E1 और इवेंट E2। और हमें इवेंट, ये मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, मुझे किसी एक पर्टिकुलर इवेंट की, सपोज एक इवेंट E1 है, एक इवेंट E2 है और इन्हीं में एक इवेंट A है। कोई भी पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस में कोई इवेंट A है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A इज इक्वल टू, ये निकलेगी पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ A, कंडीशन इज दैट E1 इज ऑलरेडी हैपन, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 सेकंड इवेंट की, फिर A की प्रोबेबिलिटी E2। ये है थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी 2 इवेंट के लिए। 3 इवेंट के लिए निकाल दिया। अगर यहाँ पे E3 और आ गया, इवेंट E3 और आ गया यहाँ पे, तो
प्रोबेबिलिटी ए की निकालेंगे E3 के लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 की, फिर ए की, E1 इज ऑलरेडी प्लस E2, फिर ए की प्रोबेबिलिटी प्लस E3 तीन इवेंट के लिए एक तरह से निकलेगी। तो बेसिकली इसकी थ्योरम का फॉर्मूला क्या है, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ए की निकालनी है तो फॉर्मूला समेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ई आई इक्वल टू 1 to n। दिस इज कॉल्ड थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। अभी बस फॉर्मूला लिख के दिखा रहा हूँ आपको, ऐसा होता है। अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो समझ में आएगा है क्या। देखो ये सभी के लिए होगा, 2 इवेंट के लिए भी हो सकता है, 3 इवेंट के लिए भी हो सकता है, 4 के लिए भी हो सकता है, 1 इवेंट के लिए भी हो सकता है। जब 1 इवेंट के लिए होगा तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। ठीक है, अब देखो इसमें जब यहाँ पे आई को 1 रखा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, 1 इवेंट के लिए, 2 इवेंट के लिए 1 रखेंगे पहले, तो 1 रखा है यहाँ पे, E1 आ गया आई की जगह पे 1, फिर आई को 2 रखेंगे और समेशन क्या करता है, प्लस का साइन लगाता है। फिर यहाँ पे 2 रखा तो PE2 हो गया, यहाँ पे 2 रखा तो ये हो गया। 3 इवेंट के लिए M3 हो जाएगा। ठीक इसी तरह से 3 इवेंट के लिए ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, अभी नहीं आया कुछ भी इसमें बात समझ में थोड़ी सी, इसको देखते हैं एक क्वेश्चन से। एक क्वेश्चन है इसमें, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन ले लेते हैं 13.3 का क्वेश्चन नंबर 1। इसको हटा दो, ये इसका बेसिक फॉर्मूला है। ये क्वेश्चन भी समझ में आएगा आपको। क्वेश्चन 1 ये कह रहा है ऑन कंटेन 5 रेड 5 ब्लैक। ये काम है, उसमें 5 रेड बॉल है, 5 ब्लैक बॉल है। ठीक है, अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, इट्स कलर इज नोटेड एंड इज रिटर्न टू द आर्म। एक बॉल निकाली, उसका कलर देखा और वापस उसी में डाल दी बॉल को। मोर एवर 2 एडिशनल बॉल्स ऑफ द कलर ड्रॉन आर पुट इन द आर्म एंड द बॉल ड्रॉन इज एट रैंडम। फिर क्या किया, पहले केस में अगर इसमें 10 बॉल है, यहाँ पे वो एक बॉल निकाली, एक आदमी ने एक बॉल निकाली यहाँ पे और उस बॉल को देखा, कलर देखा, उस बॉल को वापस डाल दिया। सिचुएशन 1, तेज माना कर ले हमने, बॉल को उसने वापस डाल दिया, तो 10 बॉल है, 10 बॉल है। अब उसने उस बॉल को तो वापस डाल दिया। अब अगर बाई चांस पहली रेड बॉल आ गई, उसने क्या किया, उसी कलर की, जिस कलर की बॉल आई उसकी 2 कलर की बॉल और डाल दिया एक्स्ट्रा, 2 बॉल उसने उसमें और डाल दी। तो पहले केस में फर्स्ट बॉल अगर रेड मान लें तो इसने 2 रेड बॉल और मिला दी, तो ये 2 रेड बॉल मिल गई। ठीक है, केस 2 ऐसा भी तो हो सकता है ब्लैक बॉल आ जाए पहले वाली, तो फिर 2 ब्लैक बॉल डालेगा। केस 2 है पहली बॉल ब्लैक आ गई, तो फिर क्या होगा, हमें बॉल तो 12 ही होगी, ये दो ब्लैक बॉल होगी, ये जो 2 अलग से डाल। ठीक है, अब हमें प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड बॉल इज रेड। उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो कि सेकंड बॉल रेड आ गई हो। अब उसमें 2 केस बन रहे हैं, पहली बॉल तो रेड भी आ सकती है, ब्लैक भी आ सकती है। अब सेकंड रेड आ गई हो तो 2 केस हैं। अब पता नहीं उसमें 2 रेड डाली हैं या 2 ब्लैक डाली हैं। अगर 2 ब्लैक डाली हैं तो फिर अलग आंसर आएगा, अगर 2 रेड डाली हैं तो फिर अलग आंसर आएगा। तो इसमें हमारी हेल्प करेगी थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। इवेंट ए जो है इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है क्वेश्चन में। इवेंट ए को ले लेते हैं, सेकंड बॉल इज रेड, जो हमें फाइंड करना है।
ठीक है। इवेंट, इवन क्या माने इसमें, केस वन। इवेंट इवन मान लेते हैं कि फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज रेड। जो पहली बार बॉल निकाली वो बॉल रेड आ गई। ये बात इवन ले लिया, फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज रेड। इवेंट E2, फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज ब्लैक। ये तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो रेड आएगी या ब्लैक आएगी। ये फर्स्ट वाला केस है ना? हाँ, अभी केस पूरा उलझ चुका है। इस समय पे हम क्वेश्चन को दोबारा से शुरू करते हैं। एक ये बॉक्स है, इसमें से एक बॉल निकाली, तो अब मैंने इवन माना कि वो बॉल जो आई रेड आई, इवेंट। E2 माना वो बॉल ब्लैक आई, क्योंकि दो ही तरह की बॉल है, दो ही केस हो सकते हैं, इवन और E2। अब तीसरी बात, इसने हमें प्रोबेबिलिटी, अब हमने फिर से एक बॉल फिर निकाली है कुछ काम करने के बाद, उसके हमें उसकी बॉल की रेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, वो मैंने ए ले लिया। ठीक है। थ्योरम कहती है अगर आपको दूसरी बॉल रेड आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो पहले आप ये बताओ, पहली बॉल, पहला केस की पहली बॉल रेड आई, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। 5 रेड है, टोटल कितनी है, तो पहली बॉल रेड आई, उसकी 5/10। अब पहली बॉल रेड आ चुकी है, दूसरी बॉल रेड आई है। दूसरी बॉल रेड दो तरीके से आ सकती है, तो पहली बॉल रेड आई हो तब भी वो रेड आ सकती है, पहली बॉल ब्लैक आई हो तब भी वो रेड आ सकती है। दूसरी रेड आने की दो केस बन रहे हैं। तो मैंने पहला केस ले लिया कि पहली बॉल रेड आई, उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। अब दूसरी बॉल रेड आई, कंडीशन क्या है, पहली बॉल रेड आई है। अब इसमें देखो, अगर पहली रेड आई तो रेड कितनी हो गई उसमें, 7। पहली रेड आई तो 2 रेड और डाल दी, तो दूसरी रेड आने की 7/12। आई बात समझ में, प्लस। अब पहली बॉल ब्लैक आने के कितने चांसेस हैं, 5/10। अब दूसरी बॉल रेड आने के कितने चांसेस हैं, कंडीशन ये है पहली बॉल ब्लैक आई है, अब रेड कितनी है इसमें, कितनी रेड है अब 5, और टोटल कितनी है 12। 5 इसमें इसलिए है कि अगर पहली ब्लैक आई तो 2 ब्लैक डाली है उसमें, रेड तो 5 ही रहेंगी, तो 5/12 जी आंसर आ। ये है मल्टीप्लीकेशन। ब्लैक डालेंगे तो उसमें 2 एक्स्ट्रा डाले जाएंगे, 2 तो एक्स्ट्रा डालेंगे, 2 एक्स्ट्रा या तो रेड डालेंगे या ब्लैक डालेंगे। पहली बॉल अगर रेड आई तो 2 रेड डालेंगे, पहली बॉल ब्लैक आई तो 2 ब्लैक डालेंगे। पहले रेड वाला केस ये रहा, प्लस पहला ब्लैक वाला केस ये रहा। हमें निकालनी है दूसरी रेड आई हो, तो पहली रेड भी आ सकती है, ब्लैक भी आ सकती है, और दोनों केस यहाँ पे ऐड किए हैं थ्योरम में। समझ में नहीं आ रहा, दोबारा बताते हैं। देखो, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी इसी तरह की सिचुएशन में काम करती है, जब आपको दूसरी बॉल रेड निकालनी है। ठीक है, इसको दोबारा बता देता हूँ एक बार। मुझे ये बताओ, इसमें कितनी रेड बॉल है, 5 रेड है, 5 ब्लैक। 5 रेड है, 5 ब्लैक है पहली सिचुएशन में। तो पहली बॉल रेड आने के चांस बताओ, 5/10। 5 रेड है, टोटल 10 है। अब मैंने रेड आई पहली, अब मैंने 2 रेड बॉल डाल दी इसमें, अब कितनी रेड हो गई, 7। टोटल कितनी हो गई, 12। ये तो पहली रेड आई थी, प्लस अब मैंने अब इसमें से पहली बॉल ब्लैक आई, उसके कितने चांसेस हैं, 5 ब्लैक है, टोटल 10 है। अब 2 ब्लैक की डाल दी, ब्लैक आएगी देखेंगे तभी तो डालेंगे। अब देखिए, अब 2 ब्लैक डाल दी, टोटल कितनी हो गई, 12। अब हमें निकालनी रेड की है दूसरी बॉल। अब रेड कितनी है इसमें, 5 ही है, और टोटल कितनी हो गई, 12। तो ये केस है पहली रेड आने का, और ये केस है पहली ब्लैक आने का। पहली कुछ भी आ सकती है, दूसरी वाली रेड आनी चाहिए। लिख लो, अभी थोड़ा कंफ्यूजन होगा, हो जाएगा, 2-3 क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर। थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी।
दो टॉपिक पढ़ा रहे हैं। पहला टॉपिक है थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी आज का, दूसरा टॉपिक है बेस थ्योरम, जिसमें थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी भी यूज होती है। थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी तो क्वेश्चन और कराते हैं। चलो इस कहानी को हटा रहा हूं मैं, यूज कर रही है अभी, बहुत सारी बोल हो गई। इसको दोबारा करोगे ना क्वेश्चन को अपने आप से, फिर आएगा समझ में। अभी थोड़ा थोड़ा शुरू में कंफ्यूज करेगा प्रोबेबिलिटी, तो क्वेश्चन करोगे अपने आप से तो हो जाएगा क्लियर। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी पे। ये एग्जांपल ले रहा हूं पेज नंबर 550 पे, एग्जांपल 15। अ पर्सन हैज अंडरटेकन अ कंस्ट्रक्शन जॉब, द प्रोबेबिलिटी आर 0.65 देयर विल बी अ स्ट्राइक, 0.80 construction job will be completed on time if there is no strike, 0.32 the construction job will be completed on time if there is a strike, determine the probability that the construction job will be completed on time। तो यहाँ पे दो इवेंट हो रहे हैं, एक जॉब चल रही है, कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वहां पे जो लेबर है या तो वो स्ट्राइक करती है या तो वो स्ट्राइक नहीं करती है, दो केस है। ठीक है, तो इसमें मैं दो केस जो ले लेता हूं, यहाँ पे एक ले लेता हूं E1, एक इवेंट ले लेता हूं E2। ठीक है, इवेंट E1 मैंने ले लिया, देयर इज अ स्ट्राइक, वहां पे स्ट्राइक हो रही है। इवेंट E2 ले लेता हूं, देयर इज नो स्ट्राइक, कि लेबरों ने स्ट्राइक करी या लेबर स्ट्राइक नहीं करेंगे। ठीक है, अब लेबर स्ट्राइक करेंगे तो ऐसा नहीं है कि काम पूरा नहीं होगा, काम पूरा तब भी हो जाएगा, थोड़ा टाइम ज्यादा लग सकता है। अगर लेबर स्ट्राइक नहीं करेगी तो काम टाइम पे पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है काम टाइम पे पूरा हो गया हो, कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। इसको लेंगे इवेंट ए, कंस्ट्रक्शन जॉब कंप्लीटेड ऑन टाइम। ये समझने की चीजें हैं, आगे तो कैलकुलेशन का काम चलता है, वो तो कोई भी कर लेता है, आगे नंबर का होता है। अब कहानी समझ में आ रही है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, लेबर काम कर रही है, लेबर स्ट्राइक भी कर सकती है और लेबर बिना स्ट्राइक करे भी काम कर सकती है। अगर सब कुछ उनके मतलब हिसाब से चलता रहा तो स्ट्राइक नहीं करेंगे, अगर उनको कोई परेशानी हुई तो वो स्ट्राइक भी कर देंगे। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है काम पूरा हो जाए, काम पूरा होने के कितने चांसेस हैं। अब काम पूरा दो कंडीशन में होगा, एक तो लेबर ने स्ट्राइक कर दी तब काम पूरा हुआ, एक या लेबर ने स्ट्राइक नहीं करी तब काम पूरा हुआ। दो केस बन गए, हमें काम पूरा होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। तो काम पूरा दो कंडीशन बनेगी। काम पूरा होने की प्रोबेबिलिटी पहले आपको निकालना है कि वहां पे स्ट्राइक थी, लेबर ने स्ट्राइक करी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए काम पूरा हो गया कब, कंडीशन है कि लेबर ने स्ट्राइक करी थी। ठीक है, लेबर ने स्ट्राइक करी, काम पूरा हो गया लेबर के स्ट्राइक करने के बाद में, प्लस दूसरा केस ये हो सकता है कि लेबर ने स्ट्राइक नहीं करी, E2 काम पूरा हो गया, कंडीशन ये है कि लेबर ने स्ट्राइक नहीं करी थी तब काम पूरा हो गया। दिस इज कॉल्ड एज थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। अब तीसरा भी कोई केस आता तो यहां पे E3 हो जाता। अब ये सारी चीजें क्वेश्चन में उन्होंने दे रखी हैं, जैसे कि उन्होंने क्वेश्चन में देयर विल बी अ स्ट्राइक, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.65। अगर स्ट्राइक होने की 0.65 है तो 0.65 मींस 65%, तो ना होने के कितनी परसेंट होगी, 35%। 65% चांसेस हैं होने के, तो ना होने के 35%, तो 0.35। ये हमने अपने दिमाग से निकाला है, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी का सम 1 आता, 1 में से इसको माइनस कर दिया। दूसरा उन्होंने दे रखा है 80% कंस्ट्रक्शन जॉब कंप्लीट इफ देयर इज नो स्ट्राइक, अगर वहां स्ट्राइक नहीं होती है, ये वाली प्रोबेबिलिटी दे रखा है 80%। समझ में आ रहा है, ये काम पूरा हो गया तब जब स्ट्राइक नहीं हुई, इट इज गिवन 0.80। ये तो हमने निकाला 0.35 प्लस E1 निकाला 0.65 दे रखा था। अब ये बताओ इसमें पढ़ के स्ट्राइक हुई तब काम पूरा होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, 0.32।
कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड इफ देयर इज अ स्ट्राइक। 0 पॉइंट, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। यह है थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया होगा आपको इसमें, कोई गारंटी नहीं है कि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए जब तक 2-3-4 क्वेश्चन खुद से नहीं करोगे। और कंफ्यूजन सा हो रहा होगा थोड़ा सा इन क्वेश्चनों में, हल्का सा क्या चल रहा है, जो स्ट्राइक स्ट्राइक थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, फिर ठीक है, कंफ्यूजन होना चाहिए। अगर कंफ्यूजन ही नहीं हो रहा इन क्वेश्चनों में तो फायदा क्या रहा है इनको प्रोबेबिलिटी का। आगे चलते हैं। चल मैं देख रही हूँ। ये थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी और ये वाला, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से आएंगे 8 नंबर के क्वेश्चन आपके पेपर में। क्या हो गया, 8 नंबर के क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर से। 4 नंबर का क्वेश्चन यहीं से आएगा बेस थ्योरम से। और जो थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी अभी थोड़ा सा बताया है वो बेस थ्योरम में ही यूज होती है। और थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का आपकी एक्सरसाइज में एक ही क्वेश्चन है, पहले वाला जो मैंने कराया, और उसका यूज इसमें है बेस थ्योरम में। 4 नंबर का क्वेश्चन यहां से आएगा बेस थ्योरम से। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, इससे बनाएंगे बेस थ्योरम से। और 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन हो रहेंगे। वो पहली एक्सरसाइज से आ सकता है, दूसरी से आ सकता है, चौथी वाली में छोटा सा टॉपिक है वहां से आ सकता है। बेस थ्योरम क्या है? बेस थ्योरम है प्रोबेबिलिटी अगर किसी इवेंट की निकालनी है, इवेंट E1 की निकालनी है, कंडीशन है कि ए हो चुका है, इस तरह से। इसका फॉर्मूला मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो ये आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए E1 और नीचे थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। अगर इवेंट E2 की निकालनी है आपको, तो अगर यहां मैं EI कर दूं, EI, तो यहाँ पे EI हो जाएगा और यहाँ पे भी EI हो जाएगा। अगर यहाँ 1 रखूंगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। E2 की निकालनी है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। नीचे थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, ये क्या होगी? EI कंडीशन ए, तो ये EI आएगा पहले, फिर ए थोड़ा घूम जाएगा, AEI, और नीचे जो थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी चलती है, ये क्या थी? ये थी पहले प्रोबेबिलिटी इवेंट E1 की, फिर ए कंडीशन E1 की ऑलरेडी है, प्लस A2, ए कंडीशन इज A2 इज ऑलरेडी है। ये 2 केस के लिए है। अगर मैं इसको E1 ले लूं तो ये 2 केस के लिए है। ऐसे ये चलता जाएगा, E3 आ जाएगा अगर 3 केस बन रहे हैं। ये फॉर्मूला बन गया इसका 2 इवेंट के लिए। दिस इज कॉल्ड एज बेस थ्योरम। इसमें एक देखो चेंज होगा, अगर मैं E2 की निकालना चाहूं, कंडीशन है कि ए इज ऑलरेडी हैपन, ठीक है, तो यहां पे आएगा E2, यहां पे ए E2, और नीचे सेम थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, मतलब ये जो निकाल, तो ये इवेंट के लिए हो जाएगा सेम, E1 AE1 प्लस ये भी वही बात है, ऐसे लिख लो। E2 का निकालना है तो ऐसे, E1 का निकालना है ऐसे, फॉर्मूला आएगा, ठीक है। इसमें एक 3 वाला फॉर्मूला भी होता है 3 के लिए। 3 के लिए क्या होगा? सेम होगा, यहां पे E3 ऐड हो जाएगा, यहां पे क्या होगा? प्लस E3 E3, ऐसे इसमें नीचे 3 के 3 इवेंट हैं अगर पार्टीशन में तो 3 आ जाएंगे, 4 है तो 4 आ जाएंगे। 4 वाला क्वेश्चन नहीं है हमारे लिए, 3 तक ही चलेगा। अभी कुछ समझ नहीं आया होगा इसको, मैं क्वेश्चन से समझाता हूं आपको।
थोड़ा क्लियर होगा। बेसिकली इसको ज्यादा यूज करेंगे हम ना, इस वाले को, इसको यूज करेंगे। ये है बेस थ्योरम। अगर आप 13.2 का क्वेश्चन नंबर देखिए, रीड कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 2, 13.3, और इस एक्सरसाइज के बाद ये चैप्टर लगभग खत्म हो जाएगा। इस टॉपिक के चैप्टर को अब एक दो क्वेश्चन कराऊंगा और बेस थ्योरम के सारे क्वेश्चन ऐसे ही चलेंगे सेम। और इसमें एक छोटा सा टॉपिक बचेगा 15-20 मिनट का, रैंडम वेरिएबल और उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन अगर आप रीड करेंगे, अ बैग कंटेन 4 रेड एंड 4 ब्लैक। एक बैग है, रेड बॉल 4, ब्लैक बॉल 4। अनदर बैग, रेड बॉल 2, ब्लैक बॉल 6। एक दूसरा बैग है, इसमें रेड है और ब्लैक। रेड बॉल 2, ब्लैक बॉल 6। अभी इतनी सी बात है कि दो बैग हैं, एक में रेड बॉल 4, ब्लैक 4, एंड सेकंड बैग कंटेन रेड 2, ब्लैक 2। सो दिस इज बैग 1, दिस इज बैग 2। बैग नहीं लग रहे, घड़े लग रहे हैं। दूसरा थोड़ा मैंने डिजाइनदार वैसा बनाया था, उसको पकड़ने वाला कुछ और ही बन गया, कोई बात नहीं, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वन ऑफ द 2 बैग सेलेक्टेड एट रैंडम। 2 बैग रखे हैं, उनमें से पहले तो एक बैग को सिलेक्ट किया। अब इतनी बात तो समझ आ रही है क्वेश्चन में, एक बैग को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद उसमें से बॉल निकाल ली बैग में से, एंड इट इज फाउंड दैट फाउंड इज टू बी रेड, तो दैट बॉल ड्रॉन इज रेड। तो पहले 2 बैग हैं, 2 में से एक बैग सेलेक्ट किया, एक बैग में से बॉल निकाली और वो बॉल रेड आई। इतनी बात अभी कह रहे हैं। उसके बाद कहते हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज फ्रॉम द फर्स्ट बैग। बॉल रेड आ चुकी है, कंडीशन ये है कि रेड बॉल आई है। अब ये प्रोबेबिलिटी निकालो कि वो फर्स्ट बैग से आई। फर्स्ट से भी आ सकती है, सेकंड से भी आ सकती है। अब वो बैग कौन सा चूज किया उस पर डिपेंड करता है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें हमें जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, जिसकी हमें फाइंड करनी है E1 की, ठीक है। कंडीशन ये है, कंडीशन ऑफ ए। ये क्वेश्चन आपको समझ में कैसे आएंगे, बेस लगनी है, टोटल लगनी है, अभी आएंगे। इसमें सबसे पहले आप इवेंट E1 को लेंगे, सबसे लास्ट वाली लाइन पढ़ो, जो जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। क्या लिखना है, यही आप इवेंट E1 लेट करेंगे, जिसको फाइंड करना है। बॉल ड्रॉन इज फ्रॉम फर्स्ट बैग। इवेंट E2 इसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होगा। इसका मतलब उल्टा, या तो वो पहले बैग से आई है या फ्रॉम, ठीक है। एक कंडीशन इसने गिवन है, इट इज गिवन दैट, उसको हमें अब E1 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। कंडीशन ये है कि जो बॉल निकाली थी पहले वो रेड थी, उसको ए लेना। बॉल ड्रॉन इज, ये सब क्वेश्चन में दे रखा है। क्वेश्चन में कह रहा है 2 बैग हैं, हमने कहा कि बॉल या तो बैग 1 से निकलेगी या बैग 2 से निकलेगी। अब जो बॉल निकलेगी वो रेड निकलेगी, ये क्वेश्चन में दे दिया। तो जो बॉल निकली थी वो रेड है। अब उसने जो बोला है कि इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो E1 की, कि वो बॉल पहले बैग से आई। कंडीशन ये है कि बॉल रेड, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। बॉल ड्रॉन इज फ्रॉम बैग 1, कंडीशन इज दैट बॉल ड्रॉन इज रेड। अब हमें इसमें यहाँ पे 4 चीजों की जरूरत पड़ेगी। पहले प्रोबेबिलिटी E1 की, प्रोबेबिलिटी E2 की,
प्रोबेबिलिटी ए E1 की, प्रोबेबिलिटी ए E2 की, चार चीजें। अब ये फॉर्मूला मुझे समझ में आ जाएगा क्वेश्चन को पढ़ते ही। जब इवन कंडीशन लगेगी, कुछ गिवन दैट होगा, तो मुझे ये वाला फॉर्मूला लगाना है। अब ये बताओ, बैग 1 से बॉल ड्रॉन हो या बैग 2 से बॉल ड्रॉन, तो ये बैग सेलेक्ट करने के कितने चांसेस हैं? दो बैग हैं, या तो बैग 1 सेलेक्ट करूंगा या बैग 2, तो 50-50% चांसेस हैं। दो में से एक बैग, तो बैग 1 से बॉल निकली है, उसके कितने चांसेस हैं? 50%, 1/2। दो बैग हैं और बैग 1 एक ही है। बैग 2 से निकली हो 1/2, तो दोनों से बॉल निकलने के, बैग निकलने के चांसेस हैं 50-50%, मतलब 1/2 1/2। कौन सा बैग सेलेक्ट करिए? हाँ, कौन सा बैग सेलेक्ट करा? दो बैग रखे हैं, बैग 1 सेलेक्ट करने के चांस 1/2, बैग 2 सेलेक्ट करने के चांस 1/2। अब ये बताओ रैट, अब ये क्या है? कंडीशन इज दैट इवन मतलब मैंने बैग 1 सेलेक्ट कर लिया। अब ये ए क्या है? रैट बॉल। अगर मैंने बैग 1 सेलेक्ट, रैट बॉल के चांसेस कितने हैं? अब यहाँ देखो 4/8। कितनी रैट बॉल है बैग 1 में? 4/8। अब रेड बॉल आने के चांसेस कब? जब बैग 2 सेलेक्ट किया, 2/8। यहां रखो, इसमें फॉर्मूला रखो अपनी कॉपी में और उसको सोल्व करके देखो, थोड़ा पता लगेगा कहां क्या क्या रखना है। हर क्वेश्चन इसी पैटर्न पे है, बस ये 3 चीजें पता लग गई और ये 4 चीजें निकालनी आ गई क्वेश्चन से, 4 नंबर का काम हो जाएगा। सोल्व करो इसको, वैल्यू बताओ इसकी निकाल के और समझो इसको क्या क्या हो क्या रहा है अभी इसमें, देखो इसको ध्यान से। इसमें ज्यादा दिमाग मत लगा देना सोल्व करने में, ऐसे इनको काटना मत। ये एलसीएम लेके 8 टू 16 ये डायरेक्ट कटेंगे, और इनको ज्यादा काट पीट कर लिया आपने तो एलसीएम वगैरह में आने में जो टाइम लगेगा। ऐसे ही रखना, सेम सेम। हाँ ठीक है। अभी इसमें एक क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन नंबर 3। कुछ समझ में आई बात? बहुत आई होगी। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, पढ़ लीजिए इसको। Of the student in a college पढ़ लिया क्वेश्चन? हाँ जी, पढ़ लिया क्वेश्चन? मुझे इस क्वेश्चन में लास्ट की लाइन पढ़ के बताओ क्या दे रखी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? ये हॉस्टिलर और डे स्कॉलर का क्वेश्चन है। जो मुझे इसमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, जनरली मैं इवन उसको लेट करता हूं, लेट E2 भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इवन क्या लो? स्टूडेंट इज द स्टूडेंट हॉस्टिलर, जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है आपको, उसको इवन ले लिया है मैंने। E2 इसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, हॉस्टिलर है या हॉस्टिलर नहीं है, स्टूडेंट इज द
इसको समझ लीजिए लेट कैसे करना है। ये जो काम ऊपर चल रहा है ना, ये मेन काम ये चल रहा है, फिर आपका फॉर्मूले में रखना होता है बस आपको। अब इसमें मुझे ये बताओ, एक गिवन दैट कंडीशन होगी, जो गिवन हो गया या हो चुका है या गिवन दैट है, वो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने से नेक्स्ट वाली लाइन में होगी, इससे जस्ट पहले ही। ही हैज अ ए ग्रेड, एक बच्चे को चूज किया, उसका ए ग्रेड था, वो इवेंट हो चुका है, या इट इज गिवन दैट, उसको लेना है ए जो हो चुका है, और इवन की फाइंड, इसको क्या ले, हैज स्टूडेंट हैज एन ए ग्रेड। अब मुझे फिर चार चीजें फाइंड करनी है। अब आप मुझे ये बताओ, प्रोबेबिलिटी इवन, एक हॉस्टिलर हो उसके कितने चांसेस हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। हॉस्टिलर है वो प्रो इवन 60%, तो 60% मतलब 100 से डिवाइड 0. अगर 60% हॉस्टिलर है तो डे स्कॉलर कितने होंगे, 40%, वो दे भी रखा है इसमें 40%, 0. तो दो चीजें तो ये पता लगी, हॉस्टिलर की प्रोबेबिलिटी और डे स्कॉलर की प्रोबेबिलिटी। अब ए ग्रेड ऐसा तो नहीं है हॉस्टिलर्स के ही आएंगे, डे स्कॉलर के भी तो आ सकते हैं। अब मुझे ये बताओ, प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए की, मतलब ए ग्रेड आया हो, कंडीशन ये है कि वो हॉस्टिलर है, कंडीशन ये है कि हॉस्टिलर है, ए ग्रेड आने के चांसेस, हॉस्टिलर के कितने चांसेस हैं ए ग्रेड आने के, 30%। क्वेश्चन में दे रखे हैं, क्वेश्चन को पढ़ो। Previous result shows that 30% of the students who reside in hostel attain A grade. तो A grade आने के, अगर वो हॉस्टिलर है, अगर या गिवन दैट या कंडीशन गिवन है, तो कितने चांसेस हैं, इक्वल टू 0.30 चांसेस है। अब मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, कंडीशन ये है कि वो डे स्कॉलर है 20%। अगर आपने डाटा ढूंढ के निकाल लिया क्वेश्चन में तो आपको खुद समझ में आ जाएगा बेस फॉर्म लग रही है। वैल्यू पुट करके आंसर दो इसका जरा। ये है मेन मामला, ये है इस क्वेश्चन का, और आपको क्या लेट करना है, प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करनी है। फिर फॉर्मूला सेम ही है, लिखा उसको मैं लिखा हूँ पुराना सा होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन कंडीशन ए, probability of even फॉर्मूले को बार बार लिखना, जब भी क्वेश्चन करोगे थोड़ा माइंड में आ जाएगा, हर बार क्वेश्चन करते टाइम पे हर बार फॉर्मूले को लिखें। आया आंसर इसका, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। वैल्यू पुट करनी है, मोबाइल 9/13
इसको ये पॉइंट पॉइंट को कंफ्यूजन होता है तो इनको हटा लो पॉइंट को, नीचे 100 इसके 100 इसके 100 100 100 100 सब बढ़ जाएंगे वो। तो ये 6 3 जा 18 लिख लिया मैंने, और 6 3 जा 18 और 4 2 जा 18 प्लस 8 26 काट दिया 2 से। जो इवेंट हमें निकालना है उसको इवन से उसको आप E2 भी सपोज कर सकती हैं, E1 भी ले सकती हैं, या आप अगर एक पैटर्न से करना चाहते हैं क्वेश्चन तो आप हमेशा E1 लेंगे तब भी ये ऐसे ही चलता है, आप उसको हमेशा E1 भी मान सकते हैं, जिसकी निकालनी है उसको आप जनरली E1 मान लो, ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएंगे। अब अगर आपने E2 ले लिया उसको इसकी निकालनी है तो फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होगा, यहाँ पे E1 की जगह पे E2 आ जाएगा और यहाँ पे E2 और यहाँ पे E2 जो सेकंड वाला। आइए बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कर लीजिए, क्वेश्चन 4। प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट नो द आंसर। इवन मान लिया मैंने स्टूडेंट नोज द आंसर, उसको आंसर आता है, तो ये तो क्या लेट करो, आंसर गैस किया है उसने, इसमें गैस यूज किया है ना वर्ड, तो गैस ले सकते हैं, आंसर नहीं आता, गैस द, उसने तुक्का मारा है। अब ये बताओ गिवन दैट क्या है, इसी लाइन में है, वो पहली लाइन में भी होता बाद में भी। स्टूडेंट नोज द आंसर गिवन दैट, गिवन दैट, गिवन दैट के आगे क्या लिखा हुआ है? प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर, जो फाइंड करना है लास्ट वाली लाइन, गिवन दैट ही आंसर इट करेक्टली, तो वो ए लेना है, ही आंसर्ड इट करेक्टली। हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, स्टूडेंट नोज द आंसर गिवन दैट ही नोज ही आंसर इट करेक्टली। एक बच्चा एक क्वेश्चन का आंसर देता है तो कभी मारता है या उसको पता होता है। अब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि उसने उसको आंसर पता था कब, जब उसने आंसर सही दिया, ठीक है। अब मुझे ये बताओ ही नोज द आंसर, उसके चांसेस कितने हैं? क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है 3/4 बेटा, प्रोबेबिलिटी ही नोज द आंसर की प्रोबेबिलिटी है 3/4। अब ये बताओ तुक्का मारने की प्रोबेबिलिटी 1/4। अब ये बताओ उसने आंसर सही बताया है, उसकी प्रोबेबिलिटी, कंडीशन ये है कि उसको आंसर आता था। चलो ये छोड़ो, ये बताओ उसके आंसर सही आंसर होने की प्रोबेबिलिटी जब उसने तुक्का मारा है, गैस द आंसर। 1/4 दे रखा है क्वेश्चन में, डायरेक्ट सीधा सीधा दे रखा है, ये दे रखा है क्वेश्चन में, 3 ही संख्या दे रखी है, फोर्थ वाली नहीं दे रखी। अब काजल आप ये बताओ मुझे, आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा, ठीक है, आपको उसका आंसर आता था, यू नो द आंसर, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू आंसर्ड इट करेक्टली? आपके सही बताने के कितने चांसेस हैं? आपको आंसर आता है 100%, ये है इसमें आंसर सही बताने के चांसेस कब, जब उसको आंसर पता है, तो 100% की प्रोबेबिलिटी, ये छुपा हुआ राज था इस क्वेश्चन में, जो हमें खुद से लेना है, नहीं दिया उसने मन, ये हमें खुद दिमाग से सोच के निकालना। उसको आंसर पता है तो उसके सही आंसर देने के चांसेस कितने होंगे? 100%। जब उसको आप बताइए तो सही आंसर बताएगा वो। तो ये वाली 1 नहीं दिया था क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट चीज यही है कि ये हमें 3 ही नंबर दिए थे, हमें चाहिए 4 चीजें, ये 1 हमें ऐसे निकालना है। बात समझ में आ रही है? सही आंसर देने की प्रोबेबिलिटी जब आंसर पता हो तो 1 ही होगी, 100%।
हाँ जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लो। ग्रेड 1 कर लेना बेटा। क्या नाम है आपका? कब से? अच्छा आनंद, आनंद है आपका नाम। क्वेश्चन 5 देखो, एक क्वेश्चन और करते हैं। पढ़ लो क्वेश्चन। देखो वही पहले बताया मैंने, दो चीजों का ध्यान रखना है आपको। एक तो मेरी बात ध्यान से सुननी है और एक थोड़ा शांति बनाए रखनी है। ठीक है बेटा, क्या नाम है आपका? निखिल। एक कोरोना की लेबोरेटरी का टेस्ट एक लेबोरेटरी का टेस्ट हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेबोरेटरी में जो जैसे कोरोना डिजीज हुई थी, अभी टेस्ट होता था उसका, तो वो जो टेस्ट है, आपने क्वेश्चन पूरा पढ़ लिया है। किस चीज की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है? अब जो टेस्ट है पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। अब टेस्ट ऐसा भी हो सकता है इफेक्टिवली बताए, उसके जो चांसेस है, टेस्ट सही रिपोर्ट दे रहा है वो 99% सही रिपोर्ट देता है। कई बार कोरोना है और उसने बता दिया नहीं है, कई बार कोरोना नहीं था उसने बता दिया है। ऐसे 1% ही चांसेस हैं। अब इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड किसकी करनी है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन हैज द डिजीज? इवन किसको ले लूं? पर्सन हैज डिजीज, पर्सन को बीमारी है। ये तो किसको ले लूं? पर्सन को डिजीज नहीं है। इसकी जो रिजल्ट है, पर्सन does not have disease. हाँ, नॉट हैव डिजीज, मतलब पर्सन कैसा है जिसको डिजीज नहीं है? हेल्थी पर्सन है। हेल्थी भी बोल सकता हूँ, हेल्थी पर्सन। ए क्या लें? ए इसने दिया है इसमें, गिवन दैट टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव, उसका रिजल्ट पॉजिटिव आया है। टेस्ट रिजल्ट इज, अब इसमें सारी चीजें दे रखी हैं। अब आप मुझे इवन बताओ कि पर्सन को डिजीज है, उसके कितने चांसेस हैं? अ पर्सन हैज अ डिजीज, व्हाट इज द चांस? उसके चांसेस हैं 0.1%। जो नीचे क्वेश्चन में लास्ट सेकंड लास्ट लाइन में 0.1% हैज एक्चुअली डिजीज, तो इसके चांसेस है 0.1। अब मुझे बताओ जिनको डिजीज नहीं है उनके कितने चांसेस हैं? 1 में से 0.1 को माइनस, तो क्या आएगा? 0.9। 0.1 है। अच्छा 0.1%, ये गलती कर दी मैंने। 0.1%, परसेंट का साइन हटेगा तो नीचे 100 आएगा, और जब इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 0.001। इनका ध्यान रखना है, एक पॉइंट इधर उधर हुआ तो क्या माइनस करेंगे? 0.001। तो 1 में से अब माइनस करेंगे अगर 0.001 तो क्या आएगा बेटा? क्या नाम है आपका? प्रिया। क्या आएगा? 1 में से अगर 0.001 माइनस करेंगे तो कोई भी बता दो, सोच के बताओ आराम से, कॉपी पे लिख सकते हो। बताएगा कोई? हाँ बेटा बताओ। नहीं, और बताओ, कोई भी बताओ, कॉपी पे भी लिख के बता सकते हो। 1 में से 0.001 को माइनस करना है। चलो देखेंगे। आगे मुझे ये बताओ, आप लोग निकालो कॉपी पे, बताना मुझे। अभी मैंने छोड़ दिया क्वेश्चन में। अब ये बताओ, टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव है, कंडीशन ये है कि पर्सन को डिजीज है, पर्सन को डिजीज है और टेस्ट भी डिजीज बता रहा है। कितने चांसेस होंगे? 99% टेस्ट इफेक्टिव है। अगर पर्सन को डिजीज है तो टेस्ट
रिजल्ट पॉजिटिव हो उसकी प्रोबेबिलिटी 99%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मैं बता रहा हूं तो इसलिए थोड़ा ऐसे एकदम से आ रही है वैल्यू। अब ये देखो टेस्ट रिजल्ट तो पॉजिटिव है बट E2 मीन पर्सन डज नॉट हैव डिजीज। हेल्थी पर्सन को टेस्ट ने क्या बता दी, डिजीज बता दी। उसके कितने चांसेस हैं 0.5%। तो मतलब 0.005 ये वैल्यूज आप पुट करेंगे। बताएगा कोई बच्चा मुझे यहाँ पे, जैसे बच्चा पार्टी? हाँ 0.000 नहीं करा किसी ने, आपने किया? करो। 1 में से माइनस करना है 0.001। आजा बेटा आ जाओ, ये बताएगा लड़का, ये से आया। आ बेटा इधर आओ। कल पूछूंगा आप लोगों से मैं, ठीक है? आप लोग निकाल लोगे इसको। अब वैल्यू पुट करनी है, नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आया किसी का 1.001? नहीं 0. नहीं इधर तो हाँ ये क्या नाम है आपका? ऋतिक रोशन। ऋतिक, अच्छा सिंपल ऋतिक, बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऋतिक आ रहा है 0.999। बहुत अच्छा खेले ऋतिक आप। और सब लोग अगर समझ में ना आए कैसे आए, ऋतिक से कांटेक्ट करना। नेक्स्ट क्लास में करते हैं आगे।